Welcome, boys. I think you must all be fine and good condition. Now, from last lectures, which we are knowing slowly the information about the various types of pathogen and the diseases, particularly caused to the human ones. अब इसमें आपका धीरे धीरे ये इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली आपके हेल्थ से कंसर्न है. हेल्थ से कंसर्न है मीन्स कैसे आपको अपना बचाव ये ड्रेडफुल पैथोजन से करना है, अपने शरीर को बचा के एक अच्छा स्वास्थ्य आपको मेंटेन रखना है. विच आई हैव टोल्ड इन फर्स्ट लेक्चर कि आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कोई भी जो चीज है वो कॉन्शियसली और फुल कंसंट्रेशन से कर सकते हो. सो टिल लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्म and the main types of disease, that is communicable and non-communicable. अब communicable diseases में क्या था? communicable diseases में कि एक infected person से normal healthy person को वो infect होता था या disease का transmission होता था. उसमें बहुत सारे जो pathogens involved थे वो पैथोजेंस थे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, हेलमिस एटसेट्रा. वेयर एज इन नॉन कम्युनिकेबल में हमने देखा है डेफिशिएंसी डिसीजेस, किसी चीज की कमतरता होना आइदर इन न्यूट्रिशन और हार्मोन्स. देन डीजेनरेटिव, किसी ऑर्गन ये डीजेनरेट होना मीन्स उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है ये धीरे धीरे खत्म होगा. इसमें दोनों चीजें हो सकती है कि एबनॉर्मलिटी ये बर्थ से भी हो सकती है या द एज ग्रुप, द इंक्रीजिंग एज जिससे मसल्स का वीकनिंग होना, बोन्स का ब्रिटल होना, देन आंखों की रोशनी सुनने में कम आना. तो इस तरह से एंड अनदर सम दीज आर द डिसीजेस. If we talk about the physical disease, जनरली जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि which depend upon the intensity of accident, कि एक्सीडेंट जो हुआ है उसकी इंटेंसिटी कितनी है. इसमें जनरली स्किन का फटना, बोन फ्रैक्चर होना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. और उसी समय जो आपके शरीर का पर्टिकुलर रीजन ये डैमेज हुआ, वहां से ये भी खतरा हो सकता है कि कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट आपके शरीर में प्रवेश करे और फिर वो दूसरी एबनॉर्मलिटीज वहां पे और लाए. तो ये हो सकता है. कुछ सोशल इसमें अगर हम लोग ध्यान में देखते हैं तो सोशल इसमें द फैमिली फ्रेंड्स, यूर फ्रेंड सर्कल में अगर आप है तो आपको कुछ ऐसी चीजों से दूर रहना है जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, बिकॉज इट में फैटल फॉर योर हेल्थ इन फोर्थकमिंग फ्यूचर. देन नेक्स्ट वन द मेंटल कंडीशन विच रिलेट्स टू द साइकोलॉजिकल कंडीशन. अब मेंटल स्टेट इसमें जनरली डिप्रेशन आना मीन्स धीरे धीरे हमारी सोचने की जो क्षमता है वो सोचने की क्षमता को कम करते जाना या फिर फाइनली खत्म हो जाना. सेकंड, दैट इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि वो पर्सन जो वो खुद कह रहा है वही बात सच मानता है और वही बात सच है ऐसा सोचता है. सो दीज आर non-communicable diseases. Now next point is how these pathogens they enter inside the human body. That is called as the means of spread. कि एक डिसीज्ड बॉडी से दूसरे डिसीज बॉडी में ये पैथोजन ये किस तरह से स्प्रेड होते हैं. नाउ कंटेमिनेटेड फूड के बारे में ऑलरेडी हमने जानकारी ली है कि व्हेन एनी पैथोजन
comes in contact with food material, water or in air, at that time that contaminated part naturally disturb the internal system of our body. Next one, sexual contacts. Now sexual contacts में some dangerous dreadful diseases like HIV, AIDS, syphilis है. तो ऐसे मेल या फीमेल में से जिसको ये डिसीज है, क्योंकि ये डिसीज कॉन्टेजियस डिसीज है, एंड इफ द मेल एंड फीमेल get the sexual contact, then such type of dreadful disease can be easily transmitted. For example, AIDS ये धीरे धीरे पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही खत्म कर देता है. तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये एक्सीडेंट्स के दौरान या और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स में जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, उसी हिसाब से जो सिरिंजेस है वो प्रॉपरली अगर स्टरलाइज नहीं की या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किए, तो जर्म्स ये डिसीज पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जाने के 100% चांसेस होते हैं. सो दीज डिसीजेस हाउ वी कैन अवॉइड, और इनसे दूर कैसे रहा जाए, ये जानकारी स्टेप बाय स्टेप हमको यहाँ पे लेना है. नाउ नेक्स्ट, और जो दूसरा मीन्स है ये है मॉस्किटो बाइट. मॉस्किटो बाइट के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं प्रोटोजोन्स में. ये मॉस्किटो बाइट से एक तो है मलेरिया, जिसमें व्हेन द फीमेल एनोफिलिस टेक अ बाइट, at that time the protozoa plasmodium residing inside the body, जो उसके बॉडी के अंदर है, वो सलाइवा के साथ साथ ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करेगा. उसी तरह द ब्रेन फीवर which is also called as the Japanese encephalitis, encephalon, ये जो शब्द है ये कनेक्टेड टू ब्रेन है, ब्रेन से उसका संबंध होता है एनसेफेलॉन का. सो इसलिए इसको ब्रेन फीवर कहा जाता है, जो वायरस के कारण कॉज होता है. और ये भी एक बार अगर एंटर कर लिया तो इट डैमेज द ब्रेन सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करना चालू करेगा. अब हम लोग ह्यूमन बॉडी का अगर सोचे तो जो एंट्रीज है, नॉस्ट्रिल्स की एंट्री, माउथ है, देन हमारे ईयर्स की एंट्रीज है. तो ये एंट्री में से ज्यादातर पैथोजेंस एंटर करने की चांसेस ज्यादा होती है. अगर वो नोज से अगर एंटर करेंगे तो नोज का कनेक्शन डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो दे विल रिसाइड इन चेस्ट पोर्शन, दैट इज द वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट, लंग्स को डैमेज करने की चांसेस है. माउथ से अगर हम लोग एंगल्प कर ले वो पैथोजन को, तो माउथ से सीधा वो इंटेस्टिनल गट में पहुंचेंगे और इंटेस्टिनल म्यूकोसा में वहां पे वो रिसाइड करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे डैमेजिंग प्रोसीजर उनका शुरू होगा. तो ऐसे एंट्री स्पॉट उनको भी कैसे सेफ रखना है, ये भी हमें खुद ही सीखना है, मेंटेन करना है. कहीं धूल वाली जगह या कहीं भी आप जाते हो, सो योर नोज एंट्री, माउथ एंट्री, इट शुड बी प्रॉपरली कवर्ड आइदर बाय हैंडकरचीफ और बाय क्लीन क्लोथ. अब ये डिसीज जब होते हैं, डिसीज कंडीशन होने के बाद जब इनका ट्रीटमेंट करना होता है, अब कोई डिसीज में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय बेड रेस्ट के. वेयर एज इन मैक्सिमम डिसीजेस द मेडिकल ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन और द मेडिकल प्रैक्टिशनर. डॉक्टर के द्वारा आपको अलग अलग टैबलेट्स है या सायरप्स है या इंजेक्शंस है, ये प्रिस्क्राइब की जाती, और उसके अनुसार
then day by day the recovery comes. अब ये रिकवरी कैसे होती है, इसमें जनरली दो चीजों का ध्यान रखा जाता है. सबसे पहला एक टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज. अब ये पॉइंट को कैसे समझना है. टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज मीन जनरली डिसीज कंडीशन में या तो आपका फीवर होगा जो ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर से बहुत हाई जाएगा. दूसरी चीज देयर मे बी पेन इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द मस्कुलर डिफॉर्मिटीज या और बहुत सारी चीजें हैं. इवन आपके पेट के अंदर में अगर बैक्टीरिया भी चली जाए तो बैक्टीरिया दे सीक्रेट द केमिकल एंड दैट केमिकल आर टॉक्सिक इन नेचर. सो वो जो टॉक्सिक या जो जहरीले जो केमिकल्स होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म दैट इज एसिड बेस बैलेंस ये डिस्टर्ब करेंगे तो अगेन अदर डिसीज कंडीशन विल डेवलप. और समटाइम जैसे फीवर का हो गया, दूसरी कंडीशन में हमने देखा वोमिटिंग का हो गया कि ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये चीजों को कम कैसे करना. तो इसके लिए वही हिसाब से मेडिसिन का अप्लायंस होता है कि फीवर ये धीरे धीरे कम कैसे हो, वोमिटिंग है वो कैसे हो, उसके लिए फिर खाने के ऊपर भी हमको कंट्रोल रखना है. देन पेन है बॉडी में तो पेन रिलीफ देखिए वो कैसे कंट्रोल हो. अब ये सब करते समय मैक्सिमम मेडिसिन आर नॉट गिवन, लेकिन डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करता है कि आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आप बाकी सब काम करोगे तो उस समय आपको काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. एंड व्हेन यू सिंपली टेक द रेस्ट, उस समय आपके बॉडी की एनर्जी ये रिजर्व रूप में स्टोर होती है और वो स्टोर एनर्जी इसलिए काम में आती है एज अ क्यूरेटिव मेजर. क्योंकि आप जब बेड रेस्ट लेते हो तो यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट with anybody, you are in isolated condition. So एक इसका इफेक्ट कम करना, जो भी कंडीशंस है डिसीज के कारण उसका इफेक्ट कम करना. एंड दूसरा टू रिड्यूस द कॉज ऑफ डिसीज. कॉज ऑफ डिसीज का मतलब ये होगा कि क्या कारण है, किस वजह से वो डिसीज कंडीशन आई है. उसके लिए चाहे बाहर से आने वाला कोई पैथोजन है, माइक्रोब्स है या और दूसरी कंडीशन, तो वो सॉर्ट आउट करना, वो सर्च करना एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन के द्वारा. एग्जाम्पल एक टाइफाइड का देता हूँ कि टाइफाइड में आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है. वो इसलिए बिकॉज दे आर सर्चिंग दैट विच पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स बॉडी. अब ये करते समय पैथोजेंस जो है ये अलग अलग कैटेगरी में, और अलग अलग कैटेगरी के जो पैथोजेंस है इनके बॉडी सिस्टम में एक बायोकेमिकल सिस्टम होता है और वो बायोकेमिकल सिस्टम उनकी पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करने में काम आता है. अब जैसे ह्यूमन बॉडी में या बॉडी सेल्स में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर से अलग होता है. और उसका ये काम होता है कि जो बैक्टीरिया का बायोकेमिकल स्ट्रक्चर उसको लॉक कर देगा, और लॉक करने से ऑटोमेटिक उस पैथोजन की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है ये धीरे धीरे क्या होंगी, ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी. लेकिन अगर दूसरे सही तो बैक्टीरिया की बात हो गई तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स ये इट इज अ इजी टास्क एज कंपेयर टू द एंटीवायरल वन, क्योंकि एंटीवायरल जो ड्रग्स होते हैं इनका अपना बायोकेमिकल सिस्टम ये अलग होता है. इवन इफ वायरसेस के बारे में ये ध्यान में रखना है कि व्हेन वायरसेस एंटर
इन द ह्यूमन बॉडी, उस समय वायरस ह्यूमन बॉडी के मैकेनिज्म को यूज करता है, इसलिए एंटीवायरल ड्रग बनाना ये बहुत मुश्किल होता है। और ये चाहे वो एंटी बैक्टीरियल हो या एंटी प्रोटोजोन हो, एंटी हेलमिंथ हो, इस प्रकार के अलग अलग ड्रग्स को बना के डायरेक्ट उसका जो मेन फंक्शन होता है टू स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया और पर्टिकुलर वर्म, शरीर के अंदर जो कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन के ऊपर रोक लगाना विद द हेल्प ऑफ दैट बायोकेमिकल लॉक सिस्टम। और इस तरह से अलग अलग मेडिसिन का उपयोग करके या तो इफेक्ट को कम किया जा सकता है डिसीज के, या वो जो पैथोजन है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। So in this way, some of the treatment measures are there, because हर एक जो डिसीज है ये ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड होता है, और जब हमारी इम्यूनिटी वो एंटीजन को, पैथोजन जो बाहर से आता है उसमें एंटीजन होता है, उसको जब आइडेंटिफाई करती है, तो आइडेंटिफाई करने के बाद जो एंटीबॉडी फॉर्म होंगी, दैट एंटीबॉडी शुड बी एंटीजन स्पेसिफिक। इसलिए आपके शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, और वो ऑर्गन्स में कभी भी अगर कोई डिसीज कंडीशन आता है या डिफेक्ट आता है या डिसफंक्शनिंग होती है, तो आपके जो सिम्टम्स है या उस रोग के जो चिन्ह है वो चिन्ह अलग अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के होते हैं। इन केस ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में सिर्फ जो कमियां है, जैसे इसमें देखा था हमने मैरास्मस और क्वाशरकोर में, कि वहां पे प्रोटीन एनर्जी ये कम होने के कारण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलने के कारण ये कंडीशंस आती है। तो इसको मेक ओवर किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग द बैलेंस फूड मटेरियल। इसी प्रकार जो दूसरे भी ये हैं, उसमें हमारे शरीर का अंदर का वातावरण ये हमेशा स्टेडी स्टेट में रहे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, होमियोस्टेसिस। Always maintain the homeostasis so that your body should always give a positive response. So this is all about brief points about the disease and its treatment. Now listen, for all these diseases which are in the category of communicable diseases, communicable disease जहां से डिसीज का वाइड स्प्रेड होता है, ट्रांसमिशन होता है। अब ये इतने सारे डिसीज, इनको याद कैसे रखना है? तो आपको एक सिंपल आइडिया बता रहा हूं मैं कि कोई भी जो डिसीज है, डिसीज का नाम, कॉजेटिव एजेंट का नाम, सिम्टम यानी उसके वो रोग के कैसे चिन्ह दिखते हैं, लक्षण कैसे है, और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो क्यूरेटिव मेजर कोई भी हो, चाहे मेडिसिन हो, ये हो, तो ये 4 पॉइंट्स ये ध्यान में रखना है। क्योंकि आप जब इतने सारे कैटेगरीज कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल में जब ध्यान में रखोगे तो उसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं आना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। इसलिए उसको पढ़ते समय या उसको लर्न करते समय ऑलवेज लर्न इन अ टेबुलर फॉर्म विच यू कैन सी। आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं कि सबसे
कम्युनिकेबल डिसीज में सबसे पहला जो पैथोजेनिक फॉर्म है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड अ वाइड स्प्रेड क्वांटिटी और नंबर ऑफ डिसीजेस, that is a bacteria. Different types of bacteria are there, and bacteria, those bacteria which are present in external surrounding as well as inside the human body. So in bacteria में जो कुछ important diseases है which are dangerous to the human being, so one by one we will see. Now see the first, that is the disease, name of disease, then which pathogen, कौन सा पैथोजन जो है वो ये डिसीज कॉज करता है, और तीसरे में सिम्टम्स और उसके क्यूरेटिव मेजर। अब ये तीनों को शॉर्ट इसमें ध्यान में रखना है, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को ही वहां पे सिलेक्ट करना है। इसलिए जो बहुत सारा जो थ्योरी है, क्योंकि उतना थ्योरी ध्यान में रखना ये कंफ्यूजन का है, एंड वी हैव टू ट्राई फॉर द करेक्ट ऑप्शंस ओनली। सो फर्स्ट वन, ट्यूबरक्यूलोसिस। नाउ ट्यूबरक्यूलोसिस, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, द माइकोबैक्टीरियम tuberculi, and this infection is through द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर मान के चलो कि एक पेशेंट है जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, वो अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन के साथ में अगर बहुत पास से बातचीत करता है या कॉन्वर्सेशन करता है, ऐसे समय अगर उसके मुंह से ड्रॉपलेट बाहर निकल जाए और वो ड्रॉपलेट नॉर्मल हेल्दी पर्सन अगर इंजेस्ट कर जाता है, सो the possibilities of tuberculosis will spread to another person also. अब इसमें जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स में आपको माइल्ड कफ से शुरुआत होंगी, देन फीवर, देन बॉडी में ये होंगी, वीकनेसेस आएंगी, और जब आप खांसेंगे तो खांसने के बाद पहले तो माइल्ड कफ होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिवियरिटी ऐसी बढ़ती जाएगी कि आप जब खांसेंगे तो खांसी में जो स्पूटम निकलेगा उसमें आपको ब्लड के स्पॉट्स ये देखने को मिलेंगे। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। एक छोटे कोर्स के लिए डॉट्स करके ये ट्रीटमेंट को कहा जाता है। इसमें पेशेंट को ऑब्जर्व करके उसको आइसोलेट करके रखते हैं, एंड द वैक्सीन भी, इट इज फॉर वैक्सीन that is Bacillus calmette guerin, that is BCG वैक्सीन। इसका रेगुलर हम लोग बचपन में भी जब चाइल्डहुड में होते हैं तो उस समय वैक्सीनेशन की इसमें BCG ये वैक्सीनेशन रेगुलरली किया जाता है। क्यों? ताकि आगे चल के इसका हमको कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए। देन नेक्स्ट वन, कॉलरा बीच में जो था कुछ साल पहले ड्यूरिंग 1950 एंड 60 कि ये पैंडेमिक तौर पे हमारे 1947 में जब स्वतंत्र हुआ उसके पहले भी ये इसको एक महामारी के रूप में पाया जाता था, जिसको विब्रियो कॉलरी, दिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी, एंड दिस विब्रियो कॉलरी अफेक्ट द पेशेंट। और ऐसे कंडीशन में क्या होता था कि बॉडी का जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म ये पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा, जिसमें द डायरिया दैट इज कंटिन्यूअस गेटिंग आउट ऑफ द लिक्विड फीकल मैटर, और जैसे ही लिक्विड फीकल मैटर ये कंटिन्यूस बाहर निकलता था शरीर से, तो शरीर से जो पानी का प्रमाण है वो ऑटोमेटिकली कम होने के कारण यहाँ पे डिहाइड्रेशन शरीर की कंडीशन, और जैसे पेशेंट अगर कुछ खाता है तो खाने के बाद में तुरंत वॉमिटिंग हो जाना, पेट में कुछ नहीं रखना, तो इस प्रकार का यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलता है इन केस ऑफ कॉलरा। अब इसके लिए जो सिंपल ट्रीटमेंट जो यूज की है दैट इज ORS सॉल्यूशन।
ORS solution, that is rehydrating solution, oral rehydrating solution, और इसमें सिंपल साल्ट और शुगर इसके मिक्सचर का उपयोग किया जाता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और पानी टिके रहे, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस डिहाइड्रेशन होता है तो सेल्स, बॉडी सेल डिमांड्स द वाटर, एंड इफ दैट वाटर need is not get completed, then it will again converted into another disorder. Same the third disease, that is typhoid. Now typhoid, it is spread by the two strains, that is Salmonella, it is a bacillus, Salmonella typhi and Salmonella paratyphi. Now during these Salmonella typhi and paratyphi, they reside inside the gut, हमारे पेट के अंदर में रिसाइड करती है, और यहाँ पे धीरे धीरे इनका मल्टीप्लिकेशन होना चालू होता है. अब इसमें माइल्ड फीवर से शुरुआत होती है, that gives a chilling effect with lowering and increasing ranges of temperature, कि ठंड लग के बुखार का चढ़ना, बुखार का उतरना, ऐसे 3 से 4 साइकिल ये पर डे 24 आवर में उस पेशेंट को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण एक्स्ट्रा स्वेटिंग, बहुत सारा पसीना बाहर निकलेगा. सो ये फीवर की कंडीशन में होता है, और धीरे धीरे जो एब्डोमेन का पोर्शन है वहां पे ऐसे रोज स्पॉट, लाइट पिंकिश कलर के ये स्पॉट डेवलप होना चालू होते हैं, और रैशेस रेड कलर के ये पूरे एब्डोमेन पे देखने को मिलते हैं. अब इसको ये बैक्टीरिया कंटिन्यूस यूरिन के द्वारा बाहर निकलती है, लेकिन इनकी जो मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी है उसके कारण डॉक्टर इसको जब एनालाइज करते हैं कि हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन गट, तो वो चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म वेदर द पेशेंट इज हैविंग टाइफॉइड और नॉट, और टैबलेट्स है इसके ऊपर. इसमें भी पेशेंट को आइसोलेट करके रखा जाता है. टैबलेट्स में जैसे 2 तरीके का वहां पे डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, साल्मोनेला टाइफी में और साल्मोनेला पैराटाइफी में. तो दिस टैबलेट्स ऑफ दिस A and B आर रिकमेंडेड बाय द फिजिशियन. नेक्स्ट निमोनिया. नाउ निमोनिया इट इज अ क्रोनिक डिसीज which finally affect on the lungs, and in respiration activity the main role played by lung, and this is caused by the bacterium Diplococcus pneumoniae. Now Diplococcus pneumoniae, they may enter थ्रू द नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज से इनकी एंट्री होंगी, और कहाँ पे रिसाइड करेंगे, ये रिसाइड करेंगे लंग्स पोर्शन में रिसाइड करेंगे. अब इससे लंग्स में धीरे धीरे म्यूकस कवरिंग और जो तकलीफ होती है ब्रीदिंग करते समय ड्यूरिंग इनहालेशन ऑफ एयर एंड एक्सहालेशन ऑफ एयर, तो ये जो दोनों प्रोसेसेस में यहाँ पे पेशेंट को तकलीफ होंगी. एंड इन क्रोनिक केस इफ द लंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली द पेशेंट कुड डाई, वो मर भी सकता है. और ये निमोनिया एडल्ट्स के कंपैरिजन में छोटे बच्चों में मैक्सिमली देखने को मिलता है, generally in winter period or rainy season, where this Diplococcus pneumoniae it infect the lung और difficulty in breathing और fever. अब इसके लिए जो
रेगुलर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, दिस मेडिसिन इज टेट्रासाइक्लिन टैबलेट्स. So such type of infection are much dangerous, and at every stage you must care about it, because if the intensity increases, it may fatal, it may dangerous. And next one, tetanus is also called as a lockjaw. Now why it is called as a lockjaw? Because this tetanus, which is caused by the Clostridium tetani. अब जब कभी आप घर पे देखते होंगे कि आप खेलते हुए गिर गए और आपका कहीं से भी बदन छिल गया, हाथ पांव छिल गए, या फिर कहीं लोहे से मोटरसाइकिल से जाते समय एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर ये हमेशा टीटी का इंजेक्शन ये प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं? ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस लॉक जॉ कंडीशन से वो प्रिपेयर करते हैं कि इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल. जनरली द लॉक जॉ मसल ये स्टिफ होने के कारण लॉक जॉ कंडीशन आती है, जिसके कारण द ऑर्गन कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, वो ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता. देन स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल, ये जो फेशियल मसल्स है अपर जॉ और लोअर जॉ जहाँ पे आप कनेक्टेड है मैक्सिली और प्री मैक्सिली, तो यहाँ से ये फेशियल मसल ये प्रॉपरली वर्क नहीं करने के कारण चेहरा ये ऐसा एक साइड से खींचा हुआ नजर आएगा. और अनकॉन्शियस कंडीशन मीन्स वो पेशेंट, टीटी का जो पेशेंट है ये अपनी सुध बुध में नहीं होता है. इसके लिए जो वैक्सीन है दैट इज टिटेनस टॉक्साइड विच इज कॉल्ड एज अ टीटी इंजेक्शन जो हमको देते हैं हम लोग जब स्कूल में बचपन में थे तब, या ड्यूरिंग द एक्सीडेंटल कंडीशन. सो दीज आर सम ऑफ द बैक्टीरियल डिसीजेस which you have to keep in mind, and always remember these diseases with name of disease, pathogenic agent or causative agent, symptoms and the treatment measure. अब इसमें एक आप प्रैक्टिस करना है आपको कि जो पैथोजेंस है उनका जो जेनरिक नेम है, ये जेनरिक नेम आपके लिए नया होने के कारण प्रॉपर उसको स्पेलिंग में लिखना है और उसका प्रोनाउंसिएशन ये प्रॉपर होना चाहिए. तो इसकी प्रैक्टिस ये जब भी समय मिलता है वो प्रैक्टिस करके देखना है. ये कोई बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, एक बार आपको ये आदत हो गई तो ऑटोमेटिकली उच्चारण से ही, शब्द के उच्चारण से ही आप करेक्ट स्पेलिंग ये लिख पाओगे. बट देयर शुड बी writing practice. Okay, thank you.